Even if a country utilizes its all resources fully and efficiently, it cannot overcome the problem of scarcity. आज का टॉपिक इसी बारे में है कि कोई भी कंट्री चाहे वो कितना भी अमीर हो, उसको प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी फेस करनी ही पड़ती है। उसको एक तरह के गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। तो आज का टॉपिक हमारा इसी बारे में है, देखते हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.7, और इसका जो टाइटल है वो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। आप ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे इसको तो आपको कैच हो जाएगा, सारा याद भी हो जाएगा। देखते हैं। Before we start, let us learn how a diagram is made and what are the different shapes of a curve. अब देखिए, अभी तक जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था क्लासेस में वो सब थ्योरेटिकल था, अभी भी थ्योरेटिकल ही है, लेकिन उसमें अब एक चीज़, नई चीज़ आ रही है, वो है डायग्राम। आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। तो उन्हीं डायग्राम्स और उस डायग्राम में जो हम डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बनाते हैं, उन कर्व्स की शेप कैसी कैसी होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड में। वो है इस तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ डायग्राम। ये आपका बेसिक डायग्राम का लेआउट है। आपको मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर है। एक वर्टिकल लाइन है, ओ से लेकर वाई तक। आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए। ओ से लेकर वाई तक एक वर्टिकल लाइन है। ओ से लेकर एक्स तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, एरो वाली। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जो बच्चे गलती करते हैं आपको नहीं करनी। क्या, यहाँ पे ये एरो ज़रूर बनाने हैं। ये जो ना, ये वाई के पास हमने एरो बनाया हुआ है, आप कर्सर को फॉलो कीजिए, और यहाँ पर एरो बनाया हुआ है। ये दोनों एरो आपको ज़रूर बनाने हैं। यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई आपको ज़रूर लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। करेक्ट? आगे देखते हैं इसी में। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने क्वांटिटी ऑफ गुड वन, ये क्या है? एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल है, लेबल है वो। लेबल ऑफ एक्स एक्सिस क्या लिखा हुआ हमने? क्वांटिटी ऑफ गुड वन। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ गुड वन हो सकता है, प्राइस हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप क्या सा टॉपिक, कौन सा वाला टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चेंज कर सकता है। दूसरा, जो वर्टिकल एक्सेस है वाई एक्सेस, उसका लेबल क्या हमने डाला हुआ है? क्वांटिटी ऑफ गुड टू। यहाँ पर भी इसके इन प्लेस ऑफ इट इसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन सा टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखिए इसका, ओरिजिन और पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जहाँ पर ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करती हैं, इस पॉइंट को, जिस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। ओरिजिन, या जहाँ से ये दोनों स्टार्ट हुआ है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन या पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ बहुत बेसिक लेवल की है, पर बड़े काम आएगी अगर आप ध्यान से चलेंगे तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कर्व क्या होते हैं जी, है ना। डायग्राम तो समझ लिया, डायग्राम इस तरह से होता है। अब कर्व क्या होते हैं देखिए, डिफरेंट शेप्स ऑफ अ कर्व। अब वही डायग्राम हमने बनाया, यहाँ पे लिखा वेरिएबल 1 एक्स एक्सिस के नीचे, और वाई एक्सिस के बगल में हमने लिखा वेरिएबल 2, और यहाँ पे हमने एक ऑरेंज कलर का कर्व बनाया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी लाइन है, लेकिन वो डाउनवर्ड स्लोप है, मतलब उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप। क्यों डाउनवर्ड कैसे है? एक बात हमेशा ध्यान रखना आप, कि डायग्राम को स्टडी करते हुए हमेशा हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ लेफ्ट से, है ना, हम राइट की तरफ मूव करेंगे ऐसे। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये अप से डाउन हो रहा है ना। यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे उसकी हाइट धीरे 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 कम हो रही है, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब इसका अपोजिट आ गया जी, क्या? पॉजिटिव स्लोप। वही डायग्राम पे अगर हम इस तरह की एक सीधी लाइन बनाएं जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो अपसाइड स्लोप हो रही है उसको हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोप या पॉजिटिव स्लोप। तो ये पॉजिटिव स्लोप है या अपवर्ड स्लोप है, इसके दो नाम हैं। और देखिए सेम टाइप के डायग्राम पे हमने अब जो लाइन बनाई उसमें कर्व है ना, एक 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 टर्न है इसमें,
इस टर्न को अगर हम देखें तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें, ध्यान से देखना, अपने कर्सर को फॉलो कीजिए। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर देखें इस कर्व को तो हमको लगेगा कि इस कर्व का जो सेंटर पॉइंट है जो कि ये वाला है, ये काफ़ी नज़दीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, करेक्ट। और इसके अपोजिट नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, ये इससे थोड़ा सा अलग है। अगर हम इस वाले एक डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पर खड़े होकर के पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर खड़े होकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि इस वाले कर्व का सेंटर पॉइंट जो है वो हमसे काफ़ी दूर है। इसको हम बोलेंगे कॉनकेव, कॉनकेव टू ओरिजिन। तो ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। ऊपर देखें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जो डाउन हो रहा है वो नेगेटिव है, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव है। और जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के काफ़ी क्लोज है ना, वो क्या है, कॉन्वेक्स। जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से काफ़ी डिस्टेंस पे है, दूर है, वो क्या है, हमारा कॉनकेव। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 तरह के कर्व आपको बताए जो आपके आने वाले इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में और टॉपिक्स में बार बार यूज होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा वाला डिस्कस करें। इस वाली स्लाइड को अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो या आपको लगा कि मैंने काफ़ी जल्दी में बता दिया, बहुत बेसिक सी बातें, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, तो आप इसी वाली स्लाइड को थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप फिर से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा सारा, है ना। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है जी। आज का टॉपिक है हमारा मेन पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बताया था लास्ट क्लास में, चैप्टर 1 में से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं उसमें से आप समझ लीजिए आधी वेटेज तो इस वाले टॉपिक की है, पीपीसी की। तो करीब करीब आधा के वेट में ये अकेला टॉपिक, और कंबाइंड आधे के वेट में वो जो पहले वाले 6 टॉपिक थे ना, 1.1 से 1.6 तक, वो वाले टॉपिक। तो आज के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप बहुत तल्लीनता से और बहुत शांति से और बहुत ना ध्यान दे करके इस टॉपिक को पढ़ें। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप अगर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। देखिए अब इसके और सारे नाम हैं। आप कहेंगे सर आपने तो स्टार्टिंग में डरा दिया, एक ही चीज़ के इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे हम। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। आप देखोगे ना, ट्रिक देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो आसान हो गया, बहुत सच में आसान हो गया। देखिए ये कॉमन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वर्ड, करेक्ट। और देखिए ये कॉमन है जी, है ना, ये सारा कॉमन है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन शब्द आए या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शब्द आए, उसके आगे कुछ लिखा हो, तो आप समझ लीजिए उसी टॉपिक की बात हो रही है जिसका नाम हम यहाँ पे कह रहे हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो क्या का नाम है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। पहला नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको हम शॉर्ट में पीपीएफबी बोलते हैं। सेकंड क्या नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, है ना। बाउंड्री क्यों कहते हैं, वो हम कर्व खींचते तो बाउंड्री जैसा लगता है देखने में, इस तरह से हम लोग उसको बाउंड्री कहते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, पीपीबी। थर्ड देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। एक कर्व क्या होती है, जो हमने बताया था ना अभी, कर्व 4 तरह के बताए थे। तो कर्व क्या है, एक लाइन ही तो है अलग अलग शेप में, तो लाइन, तो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोल दिया उसको, शॉर्ट में टीएल बोल दिया। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल दिया, है ना, कर्व ही है बेसिकली, तो टीसी बोल दिया उसको। ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री बोल दी। अब देखो ना, ये बाउंड्री, फ्रंटियर, लाइन, कर्व, ये वर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत आसान है याद करना। कैसे कि या तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लिखा होगा, है ना, यहाँ पर या तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लिखा होगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होगा। एक और वर्ड है लास्ट में, इसको आप इसको भी याद कर लें। क्या है ये, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, ओसीसी। कई सारी बुक्स में ये वाला वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। आपको जो बेस्ट इंफॉर्मेशन थी ना, आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। तो आपको सारा याद नहीं करना, याद अपने आप हो जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या ट्रांसफॉर्मेशन के आगे कुछ भी लिखा है तो पीपीसी की बात कर रहे हैं, करेक्ट। और एक और लास्ट में है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, ओसीसी। ये भी आसान है याद करने के लिए, क्यों, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक 1.6 में आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आप बिल्कुल अटेंशन हो जाओ, क्योंकि ये आपको ना अब ध्यान से सुनना है सब कुछ। पीपीसी या पीपीएफ एक ही पता है, तो इनकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows us the maximum production quantity of two goods in different combinations with the given resource and technology। बड़ी लंबी लंबी डेफिनेशंस हैं पीपीसी की आपकी बुक्स में,
मैंने सबसे छोटी अपनी तरफ से उनसे डिज़ाइन करके आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे छोटा डेफिनेशन इसका नहीं बन सकता अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो। अगर आप बड़ा बड़ा डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो या वहाँ से याद कर लीजिए, छोटा लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अपनी तरफ से लिख के आना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें सारी बातें आनी चाहिए। इसमें से एक भी बात आप मिस नहीं करेंगे। खास तौर पे कौन कौन सी वाली, कि जी ये जो दिखाता है पीपीसी हमें, है ना, ये क्या है, ये हमको दिखाता है मैक्सिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी, है ना, कि किसी गुड्स की क्वांटिटी का मैक्सिमम कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट में। और दूसरा, यहाँ पे हम केवल दो गुड्स की बात करते हैं। ये वाला टॉपिक हमने लास्ट वाले टॉपिक में बताया था, ये वाली बात की टू गुड्स की ही, जब भी हम पीपीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने सिलेबस में, तो केवल दो गुड्स की बात कर रहे होते हैं, ना सिंगल गुड की, ना 3 या 4 या 5 गुड्स की। हम केवल दो तरह के गुड्स की बात कर रहे होंगे यहाँ पे, करेक्ट। और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, है ना। अभी जो एग्जांपल देंगे इसके बाद आपके एकदम से कैच हो जाएगा वाला बात। फिलहाल के लिए मैं डेफिनेशन आपको पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम दो अलग अलग गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटीज मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमको कौन बताता है, वो हमको बताता है पीपीसी। और वो किस हालात में बताता है, किस सिनेरियो में बताता है हमको, वो बताता है कि जबकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अनचेंज्ड है। बिना रिसोर्सेज में चेंज किए, बिना टेक्नोलॉजी में चेंज किए, हम किन्हीं दो गुड्स की मैक्सिमम क्वांटिटी के कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ये हमें कौन बताता है, पीपीसी। ये मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। याद तब होगा ये जब आपको समझ में आएगा, तो समझाने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। बिना रिसोर्सेज में चेंज किए, बिना टेक्नोलॉजी में चेंज किए, किन्हीं दो गुड्स की मैक्सिमम क्वांटिटी के कितने कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ये हमें पीपीसी बताता है। अब आपको समझ में आ गया। अब आप इस डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ेंगे बाद में और इसको याद करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपीसी पढ़ते हुए हम लोग कुछ एजम्पशंस लेते हैं, है ना। अब इकोनॉमिक्स में अब धीरे धीरे जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो आप पाएंगे कि कई सारे चैप्टर्स में, कई सारे टॉपिक्स में ना अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस लेनी बड़ी बड़ी ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। इसके बिना काम पढ़ाने का चलता नहीं है। क्यों, आपको मैंने बहुत पहले एक क्लास में बताया था ना कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखना चाहें या यहाँ से यहाँ देखना चाहें और ये दोनों ऐसे ऐसे मूव करते रहे, वेरी करते रहे, हिलते रहे, तो क्या आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पर खड़े होकर इधर को ऑब्जर्व करना चाहते हो और आप खुद भी ऊपर नीचे हो रहे हो और ये भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो कुछ समझ पाओगे आप, नहीं समझ पाओगे। वो तभी पॉसिबल है जब आप अज्यूम कर लोगे कि या तो आप स्टेबल हो और ये हिल रहा है, तब आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। या फिर आप अज्यूम कर लो कि जी ये स्टेबल है और मैं हिल रहा हूँ, तो आप अज्यूम कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या हो रहा है। तो इसी तरह से ये अज्यूमशन लेनी बड़ी ज़रूरी है कि अगर हम सारे के सारे वेरिएबल्स को वेरिएबल बना देंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स को हम लोग चेंज करते रहेंगे, तो हम पढ़ेंगे कैसे फिर। तो इसलिए हम लोग कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं इकोनॉमिक्स में। पीपीसी पढ़ते हुए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ते हुए हमने क्या क्या अज्यूम किया हुआ है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि पीपीसी को स्टडी करते हुए हम सिंगल, ट्रिपल या 4 गुड्स की बात नहीं करेंगे, हम केवल 2 गुड्स की बात करेंगे। ऐसा करने से ये कंसेप्ट को समझाना आसान बन जाता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज LLCE रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारे रिसोर्सेज की क्वांटिटी है, कौन कौन से रिसोर्स आपको पता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब हम पीपीसी को स्टडी कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है। सी, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, प्रोडक्शन करने के जो मेथड है, प्रोडक्शन करने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमने कांस्टेंट मानी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तब हम पीपीसी को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसोर्सेज LLCE आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं पीपीसी की कि हम किन्हीं 2 गुड्स की कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वांटिटी तब मानी जाएगी जब आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जब आपने उनको फुली यूज कर लिया और एफिशिएंटली यूज कर लिया। फुली का मतलब, अगर आपके पास 5000 गज जमीन है
तो आपने पूरा 5,000 गज लैंड को यूज़ किया है, तब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात कर पाएंगे। और अगर आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ एफिशिएंटली वर्ड का मीनिंग, अगर आपके पास 5,000 गज ज़मीन पर काम करने के लिए मान लीजिए 10 वर्कर अवेलेबल हैं, तो वो 10 वर्कर अपना पूरा कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सो गया, कोई छुट्टी मार गया, कोई ऐसा ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे करेंगे तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी की बात ही नहीं कर पाएंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपने जितना रिसोर्सेज थे वो पूरे यूज़ किए, फुली यूटिलाइज किए, और आपने जितने भी रिसोर्सेज थे उनको एफिशिएंटली भी यूज़ किया, उनको कंप्लीटली यूज़ किया, और उनको जितना उनके पे कैपेसिटी थी काम करने की उसका मैक्सिमम कैपेसिटी पे उनसे काम कराया। तब जाके आप मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी इसके बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। यूजिंग द सेम रिसोर्स प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स इज नेवर द सेम। ये एक अज्यूमशन हमने मानी हुई है। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 acre of land cannot produce 100 kgs of wheat or 100 kgs of rice. The maximum production quantity of two goods from the same resource shall be different. आसान भाषा में आप जिनके भी किसी के खेत हैं, आप में से मान लीजिए आपके किन्हीं फ्रेंड्स के या किसी रिलेटिव्स में आपके किन्हीं के खेत हैं और वो वहाँ पे खेती करते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे, आपको पता है क्या बताएंगे वो लोग, कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक खेत में हमने अगर गेहूं बोया या उसी खेत में हमने केवल राइस ग्रो किया तो दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम टू सेम आए। तो ऐसा कभी नहीं होता कि जी कुछ भी कर लो, चाहे गेहूं प्रोड्यूस कर लो, चाहे राइस प्रोड्यूस कर लो, चाहे आप मेज़ प्रोड्यूस कर लो, चाहे आप मिलेट्स प्रोड्यूस कर लो, तो सबकी क्वांटिटी बराबर आएगी उस एक खेत से। ऐसा नहीं है कभी भी। तो ये जो अजम्पशन है ये एक्चुअल में रियल लाइफ की अजम्पशन है, ऐसा ही होता है। अगर एक रिसोर्स को आप डिफरेंट गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे तो डिफरेंट गुड्स की मैक्सिमम क्वांटिटी कभी भी इक्वल नहीं होगी, हमेशा अलग अलग होगी। जैसे कि आपके पास आपको दो काम आते हैं, मान लीजिए एक है आपको मान लीजिए पेपर फ्लावर्स बनाने आते हैं ना, पेपर क्राफ्टिंग यूज करके आप फ्लावर्स बड़े अच्छे बनाते हो। दूसरा है कि आप मतलब आपको केक बनाने आते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप 1 घंटे में कितने फ्लावर्स बना दोगे पेपर के, तो आप बोलोगे जी मान लीजिए 50। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 1 घंटे में केक्स भी आप 50 बना दोगे, हमेशा कम ज़्यादा होगा, या तो केक ज़्यादा होंगे या फ्लावर्स ज़्यादा होंगे। तो ये हमने अजम्पशन यहाँ पे मान के चले हैं। तो पीपीसी में 5 अजम्पशंस हैं, तो इनको आप समझ करके याद कर लें, और आसान ही है। और पहली 3 तो बहुत ही आसान है, अगर आपको पाँचों की 5 याद ना भी हो तो पहली 4 तो आप अच्छे से याद कर ही लें, ये तो बहुत आसान है पहली 4। और वो जो फिफ्थ वाली है, जो 5वीं अजम्पशन है, वो भी काफ़ी आसान है अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुना तो। इसको भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं बना करके। समझ गए होंगे आप, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से ये वाला चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। अगली स्लाइड में देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट पीपीसी एंड पीपीएफ। अब समझते हैं जी पीपीसी पीएफ एक्चुअल में है क्या। देखिए, सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स में जैसे अब ये सामने आया ना, ये जो शेडेड एरिया आया, इसको आप क्या बोलोगे? टेबल बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में टेबल को शेड्यूल बोलते हैं। डेटा टेबल को हम लोग इकोनॉमिक्स में शेड्यूल बोलते हैं। तो शेड्यूल ऑफ पीपीसी क्या कह रहा है समझते हैं। हमारे पास कुछ लैंड है, लैंड पर हम 2 चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, वीट और राइस। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसी एग्जांपल को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वीट और राइस की हम लोगों ने देखा कि यार मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखे यहाँ पे ABCDE। अगर हम कॉम्बिनेशन ए देखें और हम देखें केवल वीट ही ग्रो करेंगे जी, राइस करेंगे ही नहीं, तो कुल मैक्सिमम कितना वीट होगा? 100। हमने कहा कि नहीं यार थोड़ा राइस भी चाहिए, 10 किलो राइस भी चाहिए। तो अब उस खेत में राइस का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमको वीट का क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, लैंड की क्वांटिटी लिमिटेड है, लैंड को हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो राइस की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए वीट की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि बी वाले कॉम्बिनेशन में राइस तो 10 किलो बढ़ा, लेकिन वीट भी 10 किलो कम हो गया, 100 से 90 हो गया। अब तो हमने यहाँ पर राइस को 10 से 20 kg कर दिया और वीट को कम करना पड़ा। वीट को और कम किया, 90 से वो 70 हो गया। ध्यान से देखोगे तो आप पता करोगे कि राइस तो बढ़ रहा है हर बार 10-10 की क्वांटिटी में, और वीट की जो क्वांटिटी कम हो रही है, पहले तो 10 किलो ही कम हुई थी, यानी कि 100 से 90 हुई थी, अब 90 से 70 होगी, यानी कि 20 kg कम हो गया। और देखते हैं, अब आते हैं कॉम्बिनेशन डी पे। हमने कहा कि राइस और बढ़ाओ,
तो हमने कहा 10 किलो राइस और इंक्रीज कर देते हैं, 20 से 30 केजी कर देते हैं। तो उसके लिए वीट और कम करना पड़ेगा पहले से। अब वीट क्या हो गया, 70 से 40 हो गया, क्योंकि लैंड हमारी लिमिटेड है। एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ को हमको घटाना पड़ेगा पक्का। कॉम्बिनेशन ई में देखते हैं, हमने कहा कि छोड़ो वीट को यार, सारा राइस ही ग्रो करना है। तो राइस कितना ग्रो कर पाए हम, 40, और वीट हो गया 0। अब यहाँ पे एक बात गौर से देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, हर बार 10-10 केजी का राइस में इंक्रीज हो रहा है। वीट में पहले तो डिक्रीज हुआ था 10, फिर डिक्रीज हुआ 20, 90 माइनस 70 कितना आया, 20, और फिर कितना डिक्रीज हुआ 30, 70 माइनस 40 इक्वल टू 30, और फिर 40 माइनस 0, 40 डिक्रीज हो गया। तो अभी इस वाले चीज़ को हम लोग बाद में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, अभी केवल आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। इसी जो हमने यहाँ पे जो ट्रेंड दिखाया ना, इस ट्रेंड में कि एक चीज़ तो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है और दूसरी चीज़ इंक्रीजिंग स्पीड से घट रही है, इसी चीज़ पर पीपीसी का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। जो टॉपिक है ना पीपीसी का, इसी बात पे डिपेंड करता है कि यार ये इसका ना क्रक्स है। क्रक्स मतलब मेन पॉइंट है, कैच पॉइंट है आपके लिए, कि अगर हम राइस को बढ़ाते चले जाएं तो वीट का क्वांटिटी जो है ना वो इंक्रीजिंग स्पीड से डिक्रीज हो रहा है। पहले 10 डिक्रीज हुआ, फिर 20 डिक्रीज हुआ, फिर 30 डिक्रीज हुआ, फिर 40 डिक्रीज हुआ, यानी कि वो इंक्रीजिंग स्पीड से डिक्रीज कर रहा है। इस बात को हम थोड़ी देर बाद भी डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आपके हिंट के लिए मैंने आपको इतना बता दिया। इसी वाले डेटा को अगर हम किसी डायग्राम पे ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, वो है ये देखिए। अब हमने क्या किया जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डायग्राम पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल जो हमारा एक्सेस था, एक्सेस एक्स, इस पे क्या लिया, क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड, और जो वर्टिकल एक्सेस था उस पे क्या लिया, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस। यहाँ पे छोटा सा कैच पॉइंट क्या है, हमेशा जो एक ही स्पीड से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ना, जिसकी स्पीड ऑफ चेंज कांस्टेंट है, देखिए राइस का ना हर बार 10 क्वांटिटी से, 10 किलो की क्वांटिटी से वो इंक्रीज कर रहा है, तो जिसकी स्पीड कांस्टेंट है उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं। राइस को हमने नीचे रखा हुआ है, और जिसकी स्पीड में चेंज हो रहा है उसको हम हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं। ये बातें ना किसी बुक में लिखी है और ना कोई टीचर आपको बताएगा शायद, ये मैं बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आपको एग्जाम में ये वाला शेड्यूल दे दिया और बोल दिया एग्जाम में कि आप इसका पीपीसी ड्रॉ करो, अब आप भूल गए कि यार कौन से एक्सिस पे कौन सी चीज़ दिखानी है। अब आपने क्या किया कि वीट दिखा दिया नीचे और राइस दिखा दिया ऊपर फॉर एग्जाम्पल, तो आप फंस जाओगे। आप बनाओगे तो आपसे ठीक से बनेगा ही नहीं, आप कहोगे कि यार जो क्लास में पढ़ा था वो कुछ और ढंग से था, ये तो मैं जो बना रहा हूँ उससे मैच नहीं कर रहा, गलत है, आप काट दोगे और उसको आगे चले जाओगे। हालांकि बन जाएगा तब भी अगर मैं वीट को यहाँ ले लूँ और राइस को यहाँ ले लूँ तो बन भी जाएगा और ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है बनाने में। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए आप हमेशा याद रखना, जिस कॉमोडिटी में चेंज का स्पीड कांस्टेंट है, जो एक ही स्पीड से बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, और जिसकी स्पीड चेंज हो रही है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं स्लोप ऑफ पीपीसी और पीपीएफ। अब यहाँ पे एक और बात आई, क्या स्लोप क्या है, स्लोप माने क्या होता है पता है, ये बात भी इस ढंग से कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ आपको जैसे मैंने याद किया और मैंने सीखा, मुझे बड़ा इफेक्टिव लगा वो तरीका। स्लोप का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में छोड़ो, आप नॉर्मल भाषा में देखो, आपके लोगों के घर के बाहर वो नहीं होता, रोड से अपने घर के अंदर किसी टू व्हीलर को अंदर करने के लिए या बाहर निकालने के लिए एक स्लोप बनाते हैं। तो स्लोप का मतलब क्या है, ढलान। बहुत बहुत ही मतलब बच्चों वाली भाषा में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद रह जाए, और ऐसे आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा और अच्छे से आप कर पाओगे। स्लोप का मीनिंग है ढलान। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ABCD जिस पे लिखा हुआ है, ये जो लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी। अब ये स्लोप है, अलग अलग स्लोप है, ध्यान से देखना, A से B का स्लोप, B से C का स्लोप, C से D का और D से E का, ये स्लोप अलग अलग है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है। इसको डिस्कस करेंगे अभी, फिलहाल जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। स्लोप ऑफ पीपीसी और पीपीएफ क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स। खास बात क्या है कि पीपीएफ का जो स्लोप है वो हमेशा एमओसी होता है या एमआरटी होता है। अब वो बातें लिंक हुई हैं जो आप अब तक पढ़ रहे थे,
टॉपिक नंबर 1.6 में जो आपने पढ़ा था ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो बात अब यहाँ इस टॉपिक पीपीसी में अब जाके लिंक हुई है। क्या? स्लोप ऑफ पीपीएफ निकालना हो तो क्या निकालना पड़ेगा? एमओसी या एमआरटी, एक ही बात है। स्लोप ऑफ पीपीएफ बोलो या स्लोप ऑफ पीपीसी बोलो या स्लोप ऑफ एमओसी या एमआरटी बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे अब बात उस बात से लिंक हुई, पहली बात से। दूसरी बात क्या लिखा हुआ है? स्लोप ऑफ पीपीएफ इज ऑलवेज नेगेटिव। ये नेगेटिव है ना, जो ब्लू लाइन का जो यहाँ पे कर्व है, ये पीपीसी जो कर्व है यहाँ पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये नेगेटिव स्लोप है ना। मतलब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हमको ये गिरता हुआ नजर आएगा। लेफ्ट टू राइट इफ वी विल सी इट विल शो अस एज अ फॉलिंग ट्रेंड। तो फॉल कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? नेगेटिव स्लोप हुआ। तो ये दो बातें हमने सीखी। क्या? कि अगर हमको पीपीसी का स्लोप निकालना है, इस वाले कर्व का, ब्लू वाली लाइन की कर्व का स्लोप यानी कि ढलान को मैथमेटिकली मेजर करना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? सिंपल है, एमओसी निकाल देते हैं जी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एमआरटी उसका दूसरा नाम है। और ये हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? इसलिए होता है जी, रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को घटाना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ को नहीं बढ़ा सकते साइमल्टेनियसली, है ना। एक चीज़ के क्वांटिटी, मान लो राइस से क्वांटिटी बढ़ाना है तो आपको व्हीट का क्वांटिटी कम करना ही पड़ेगा। क्या प्रूफ है? देखो मैं बैक कर रहा हूँ इसको, देखिए। हम राइस की क्वांटिटी को बढ़ा रहे थे तो हमको व्हीट की क्वांटिटी को कम करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो साइज ऑफ लैंड था वो लिमिटेड था। हम दोनों की क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए। हम वापस आते हैं उसी स्लाइड पर। अब हमने आपको बताया जी कि जो स्लोप है या एमओसी है, देखो स्लोप ऑफ पीपीसी या एमओसी या एमआरटी एक ही बात है, सिनोनिम्स हैं आपस में एक दूसरे के। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? वही बात आ गई, सेक्रीफाइस वाली क्वांटिटी को ऊपर रख दें और गेन वाली क्वांटिटी को नीचे रख दें, तो जो डिवाइड करने से जो मैथमेटिकली रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा एमओसी का फैक्टर वैल्यू, है ना। और वही हमारा स्लोप कहलाएगा। तो पढ़ देता हूं मैं एक बार। स्लोप ऑफ पीपीसी इक्वल टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू, अब फॉर्मूला सुनिए, सेक्रीफाइस और लॉस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, ना। हमेशा हमने क्या किया यहाँ पे? अब देखो आपको मैंने बताया था ना अभी, जो कांस्टेंट स्पीड से इंक्रीज कर रहा था हमेशा हमने उसको लिया एक्स एक्सिस पे। तो अगर ऐसा हमने किया ना, तो हमेशा हम क्या करेंगे? वाई एक्सिस की वैल्यूज को रखेंगे ऊपर और एक्स एक्सिस को रखेंगे हम नीचे, ऐसा मानते हुए कि हम लोग राइस को बढ़ा रहे हैं और वीट को कम कर रहे हैं। यानी कि हम लोग वीट की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको ऊपर रखा। देखो वीट का लिखा हुआ है, मेरा माउस कर्सर फॉलो करना आप, यहाँ पे वीट लिखा हुआ है मैंने। तो वीट हमने रखा हुआ है वाई एक्सिस पे, तो इसलिए हमने वाई को ऊपर रखा। और हमने राइस लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, इसलिए हमने राइस को नीचे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, गुड एक्स की जगह पर। तो सेक्रीफाइस जितना हमने किया वो सारी क्वांटिटी ऊपर, और जो गेन किया वो सारी क्वांटिटी हमने नीचे रख दी। तो जो वैल्यू आएगी वो हम लोग एमओसी या एमआरटी या स्लोप ऑफ पीपीसी कहते हैं। मैथमेटिकली इसको हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, आसान भाषा में चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर ताकि आपको ये याद भी रह जाए, ठीक है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। तो डेल्टा जो ये साइन बना हुआ ना, ट्राइंगल जैसा कुछ बना हुआ है, इसको डेल्टा कहते हैं हम। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे तो हमारा स्लोप ऑफ पीपीसी निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब जो हमने आपको ये बताया ना कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, अब इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ है। अब आप जरा ध्यान से देखते रहिए। ये जो पहले 3 कॉलम है इस टेबल के, इस शेड्यूल के, देखिए ये कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी ऑफ राइस, क्वांटिटी ऑफ व्हीट, ये सेम है जो हमने आपको लास्ट वाली स्लाइड में दिखाया था। अब इन 3 कॉलम्स के बेस पे हम लोग ये फोर्थ वाला कॉलम, ये वाला फोर्थ वाला कॉलम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने व्हीट कितना लॉस किया? लॉस मतलब सेक्रीफाइस कितना किया? देखो हमने व्हीट 100 से 90 हो गया ना, तो 100 माइनस 90 कितना लॉस हो गया? 10 का। फिर 90 से 70 हो गया, तो 90 माइनस 70 20 एंड सो ऑन। 10 20 30 40, ये तो हो गया हमारा सेक्रीफाइस यानी कि लॉस ऑफ व्हीट। हमने गेन कितना किया? जो 5th वाला कॉलम है, यहाँ पर जो हमने 5th वाले कॉलम को स्टडी करते हैं अभी, हमने गेन किया राइस में, ये राइस का कॉलम है। 0 से 10 हुआ तो हमने क्या लिख दिया जी यहाँ पे? 10 का फ़ायदा हुआ। 10 से 20 हुआ तो 20 माइनस 10, फिर 10 का फ़ायदा हुआ।
20 से 30 हुआ, फिर से 10 का फायदा हुआ तो हमने यहाँ पे फिर से 10 लिख दिया। 30 से 40 हुआ, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, फिर 10 लिख दिया। अब ये हमारे पास दो कॉलम बन के आ गए। कौन कौन से? देखिए, एक तो फोर्थ वाला जो अभी हमने लिखा और एक फिफ्थ वाला। दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। अब हमको पता है, अब तो आसान है काम करना। एमओसी कैसे निकालते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ पीपीसी कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस अपॉन गेन। सेक्रीफाइस क्या है? लॉस। तो फोर्थ कॉलम डिवाइडेड बाय फिफ्थ कॉलम, जैसे कि फोर्थ कॉलम 10, 10 हमने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय फिफ्थ कॉलम 10, 10 हमने यहाँ पे ये वाला लिख दिया। तो क्या आ गया? 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही फोर्थ कॉलम में क्या था? 20, 20 यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय फिफ्थ कॉलम में क्या था सामने? 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। 20 अपॉन 10 इक्वल टू 2। इस तरह से हमने सारा सोल्व कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये MOC MRT आ गया, 1 2 3 4। अब यहाँ पर एक जादू वाली बात हो रही है। अब आप देखिए, ये जो MOC है ना, हमने यहाँ पर एक स्पेशल बात ऑब्जर्व की कि हमारा MOC इंक्रीज कर रहा है जी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है। 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया। क्या ये जो स्लोप बढ़ रहा है, MOC मतलब स्लोप, MOC इज इक्वल टू सिंपल है स्लोप ऑफ PPF या PPC। तो जो ये MOC या स्लोप कहें वो बढ़ रहा है, क्या वो उस ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है? देखते हैं। देखो अब ध्यान से मेरा माउस कर्सर को फॉलो कीजिए। अगर मैं यहाँ पर A पॉइंट पर एक बॉल को रखूँ और उसको फ्री छोड़ दूँ तो वो B की तरफ आएगी ना, क्योंकि ढलान है, स्लोप है, पक्का आएगी। ओके। अगर मैं B पॉइंट पर उस बॉल को रखूँ तो क्या C पॉइंट पे आएगी? पक्का आएगी। तो क्या C पॉइंट पे पहले से ज़्यादा स्पीड से आएगी? यानी कि A से B तक आने में जो स्पीड थी उससे क्या B से C तक आने में स्पीड बढ़ जाएगी? पक्का बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो ढलान बढ़ गया ना, यहाँ पे तो जो ढलान है या स्लोप है वो बढ़ गया। ऐसे ही C से D तक आने में उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, बॉल की गिरने में स्पीड। ऐसे ही D से E तक आने में उसकी जो स्पीड है बॉल की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हो जो ढलान है वो बढ़ रहा है, ये जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है। यानी कि ये तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो MOC है या स्लोप है वो 1 2 3 4 इंक्रीज कर रहा है। जो हमने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव किया वही हमने ग्राफ पे भी दिखा दिया, डायग्राम पे भी दिखा दिया कि देखो स्लोप हमारा इंक्रीज कर रहा है। करेक्ट। इस बात को हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। आपको इससे काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा जो मैंने बताया। नहीं लगा, अगर थोड़ा सा रह गया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और फिर से इस स्लाइड को, इस वाली स्लाइड को फिर से एक बार देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। एक इसमें क्वेश्चन बनता है पीपीसी वाले टॉपिक में कि जी अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या है। देखिए इस टॉपिक को देखते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अटेनेबल का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दैट विच कैन बी अचीव्ड विथ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जितने आपके पास थे आपने सारे यूज पे लगा दिए, सारे काम पे लगा दिए, तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन आपके पास आई दैट इज कॉल्ड अटेनेबल। इंग्लिश में अटेन का मतलब होता है अचीव करना। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन आप अचीव कर सकते थे उसकी बात यहाँ पे हो रही है पॉइंट नंबर ए पर, अटेनेबल। फिर क्या है? अनअटेनेबल, दैट विच कैन नॉट बी अचीव्ड इवन विद द फुल एम्प्लॉयमेंट। जितने रिसोर्सेज थे आप उन सबको लगा दें, पूरा यूज करें, फिर भी जो क्वांटिटी का टारगेट है आपसे अचीव ना हो पाए वो कहता है अनअटेनेबल, है ना। इसको हम जो अब जब ग्राफ से समझेंगे ना तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में पढ़ देता हूँ। अभी जो नीचे वाले एग्जांपल ये हम देखेंगे ना 1 2 3 4 5, आपको एकदम से कैच हो जाएगा। अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब क्या है? जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने उनको पूरा यूज नहीं किया, हाफ पार्शली यूज किया, तो हमारा कभी भी मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव नहीं हो पाएगा, उससे कम रह जाएगा। तो जो कम हो गया ना तो इसका मतलब हमने अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज किया है, कम यूज किया है, तो ये वाला बात हो गया। अब ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक पोर्शन है इसको स्टडी करते हुए आपको ये जो तीनों बातें मैंने आपको ऊपर बताई एकदम कैच हो जाएंगी। देखो, लुक एट द ग्राफ केयरफुली। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स बने हैं ग्राफ में, ए से लेकर के के तक बने हुए हैं ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखते हैं क्या अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर ABCDE। एक बात समझ लें आप अच्छे से, पीपीसी का मतलब ही है मैक्सिमम प्रोडक्शन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मैक्सिमम वे। तो पीपीसी का मतलब जो ब्लू लाइन है, ये जो पीपीसी कर्व है ब्लू लाइन वाला, है ना, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है,
इस पे जो जो पॉइंट्स आएंगे ए बी सी डी ई, वो जो पॉइंट, ये 5 पॉइंट एग्जैक्टली इसी लाइन पर फॉल कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अटेनेबल। इससे हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन है ना। चाहे हम लोग इस कॉम्बिनेशन पे हों, चाहे हम लोग बी कॉम्बिनेशन पे हों, सी पर हों, डी पर हों या ई पर हों, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट नंबर देखिए, अनअटेनेबल कौन कौन से हैं, एफ जी एच। देखो ध्यान से, ये है, मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, एफ जी और एच, ये तीनों पॉइंट पीपीसी से बाहर हैं। मतलब इसका कहने का हुआ कि जितने रिसोर्सेज हैं आप उनको पूरा यूज़ कर लो, आप उनको पूरा यूटिलाइज कर लो, लेकिन तभी भी आप इन कॉम्बिनेशंस को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे अनअटेनेबल, इनको अचीव करना मुश्किल, इम्पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 3, अंडर यूटिलाइज्ड या इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशंस, आई जे और के। देखिए आई जे और के क्या है, ये तीनों कॉम्बिनेशन इस पीपीसी की लाइन से, पीपीसी कर्व से अंदर की तरफ है। ये जो ब्लू कर्व है इसको आप पीपीसी बोलें, पीपीएफ बोलें, टीएल बोलें, है ना, कुछ भी बोलें, वो नाम मैंने आपको सारे गिनाए थे। तो जो इससे अंदर के पॉइंट वाला कॉम्बिनेशन है आई जे के, ये क्या है हमारा अंडर यूटिलाइज्ड, यानी कि हमने अपने रिसोर्सेज को पूरा यूज़ नहीं किया, इसलिए हम लोग पूरा मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाए। पॉइंट नंबर 4 देखिए आप, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। ये जो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है, इसमें देखिए मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ, 4th नंबर में और 1st नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, केवल एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। तो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट ए बी सी डी ई वही है, ए बी सी डी ई, जो कि एग्जैक्टली पीपीसी कर्व पे, मैं बार बार पीपीसी कर्व बोल देता हूँ इसको, ये पीपीसी कर्व ना होकर के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो पीपीसी में तो अपना आप सी वर्ड से कर्व आ ही गया, तो बोलने का ज़रूरत नहीं है। एनीवे तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो पांचों पॉइंट आ रहे हैं, ये हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस भी हैं और ये हमारे पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट भी हैं, विच मीन्स फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। मतलब हम अपने रिसोर्सेज को पूरा यूज़ कर लें तो हम लोग मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये जो 5th वाला पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कई बार, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। क्या, अब हम बात करें एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट क्या क्या हो सकता है। तो देखिए एफ जी और एच, जहाँ मेरा माउस है, एफ ये वाला, जी ये वाला और एच, ये तीनों तो हम अचीव कर ही नहीं सकते, तो ये तो हो ही नहीं सकते पक्का। और ए बी सी डी ई ये मैक्सिमम है, इनको हम अचीव कर सकते हैं अगर हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ करें तो। और आई जे के इनको तो कर ही सकते हैं, मतलब ये तो कम, ये तो लो परफॉर्मेंस है ना, इसको तुम कभी भी अचीव कर सकते हैं। तो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको आपके लिए, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, एक्चुअल में क्या क्या कौन कौन से पॉइंट हैं, देखिए ए बी सी डी ई ये तो है ही, जो पीपीसी के एग्जैक्टली ऊपर आ रहे हैं, और आई जे के जो अंडर यूटिलाइजेशन वाले पॉइंट थे वो भी। तो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट में दोनों चीज़ें आती हैं, जो आपका अटेनेबल है और जो आपका अंडर यूटिलाइज्ड है ना। तो ये बात ध्यान रखने की, यहाँ पे लोग बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक्चुअल लेवल में शायद अटेनेबल होगा तो वो केवल ए बी सी डी ई लिख के आएंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअल लेवल में अटेनेबल एज वेल एज अंडर यूटिलाइजेशन वाले जो पॉइंट्स हैं वो सभी आते हैं, एक नहीं आते, कौन से नहीं आते, अनअटेनेबल, जो ये एफ जी एस था ना, एफ जी एच, ये नहीं आते, बाकी सब आते हैं इसमें एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट में। इस वाली स्लाइड को आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा लगे नीड तो आप इसको बैक करके फिर से एक बार देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हर बार आते हैं और बहुत आसान है, इसके क्वेश्चन को आंसर करना बहुत आसान है अगर आपने ये 5th पॉइंट में गलती नहीं करी तो। ज़्यादातर 5th पॉइंट से आते हैं, ठीक है, और फर्स्ट से भी आते हैं, सेकंड से भी आते हैं, सबसे आते हैं, मतलब 5th वाले में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आगे देखते हैं, एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन कि पीपीसी हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। देखिए जो ब्लू कलर की लाइन है ये पीपीसी है हमारा, है ना, तो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, यानी कि नेगेटिव स्लोप क्यों होता है इसका, ये ऐसे राइजिंग क्यों नहीं होता, मतलब इस तरह से आप कर्सर को देखिए, ये ऐसे राइजिंग क्यों नहीं होता, ये ऐसे फॉलिंग क्यों होता है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको मैं बता चुका हूँ, आपको याद नहीं है तो पढ़ते ही आपको एकदम से हिंट लग जाएगा कि हाँ बताया तो था सर ने। देखो, वी कैन नॉट इंक्रीज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स साइमल्टेनियसली।
हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि दोनों क्वांटिटी को हम बढ़ाते ही चले गए, ऐसा नहीं है। एक ही क्वांटिटी को बढ़ाना है तो एक ही क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। अब जरा ग्राफ पे समझ लेते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन एरिया क्या बता रहा है कि जी हमने 100 kg तो क्या प्रोड्यूस किया, वीट, और 0 प्रोड्यूस किया राइस। ओके, बी क्या बता रहा है, कॉम्बिनेशन बी, बी बता रहा है आपको हमने 90 kg तो प्रोड्यूस किया वीट और 10 kg किया राइस, यानी कि 10 kg यहाँ से यहाँ तक का 10 kg राइस बढ़ाने के लिए अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 से 90 तक वीट को कम करना पड़ा। फिर हम बी से हमने मूव किया सी पर, क्या किया, सी क्या बोल रहा है जी, 70 किलोग्राम्स ऑफ वीट एंड 20 किलोग्राम्स ऑफ राइस। तो यहाँ पर क्या किया, बी से सी पर मूव करने के लिए हमने क्या किया, 10 kg राइस को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर 90 to 70 20 kg ऑफ वीट का सेक्रीफाइस किया। करेक्ट। तो एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को कम करना पड़ रहा है, इसलिए हमारा ये स्लोप हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, कभी भी ऐसे ही नहीं बन सकता, है ना। जरा कर्सर को देखिए, इस तरह से हम ड्रॉ नहीं कर सकते कि इस तरह से ड्रॉ कर दिया हमने। अगर पेन से ड्रॉ करूँ तो मैं कर देता हूँ, बाद में इसको इरेज कर दूंगा, बिकॉज वो अगर छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए हम कह रहे हैं कभी भी पीपीसी ऐसे वाला नहीं बन सकता, दिस इज कट नॉट पॉसिबल, ये वाला कभी नहीं बन सकता, है ना। तो इसका कारण यही था कि हमारे पास रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप गलती से इसको आप और चीज़ को याद तो करो ना करो, गलत वाली चीज़ को याद कर लो, ऐसा ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो आई हैव जस्ट रिमूव्ड दिस ऑल। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वी हैव टू कट द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। वही बात, सेम बात हमने बताई, राइस की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमको वीट की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, यही हमने बात देखी हुई है। नेक्स्ट क्या है देखिए, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई वी विल हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम गुड एक्स। फिर से पढ़ते हैं एक बार, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई वी विल हैव टू मूव अवे द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम गुड एक्स। यदि आपको राइस की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो आपके वीट के काम में लगे हुए थे, तो वहां से उनको कुछ को हटा करके राइस में लगाना पड़ेगा, तभी राइस की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऐसा इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। आया समझ में आपको? आगे देखते हैं, वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। हमारा जो पीपीसी का शेप है, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे लिख करके आपको शॉर्ट में, हमारा पीपीसी का जो शेप है वो ऐसे ही क्यों होता है, वो ऐसे क्यों नहीं होता, है ना। ये वाला तो सही है जी और ये वाला गलत है, ऐसे क्यों होता है, इसका हम रीज़न यहाँ पे बता रहे हैं। और जो ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता है जी एग्ज़ाम में। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको इसका आंसर मालूम होता है, आप भी अच्छे बन जाओ, बता तो रहा हूँ इसका आंसर। देखो क्या है, केवल एक रीज़न है कि ये कॉनकेव क्यों होता है, कॉन्वेक्स क्यों नहीं होता। देखो ना, जो ये वाली शेप है, ये वाली शेप क्या है, ये वाली शेप हमारा कॉनकेव है, और ये क्या है हमारी शेप, ये हमारा कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स क्यों नहीं होता और कॉनकेव ही क्यों होता है, उसका केवल एक आंसर है कि इंक्रीजिंग एमओसी या इंक्रीजिंग एमआरटी। ठीक है ना। आपको सर ये क्या हुआ, ये क्या मतलब हुआ इंक्रीजिंग एमओसी और इंक्रीजिंग एमआरटी, अभी तो पढ़ाया था आपको, आप भूल गए होंगे। देखिए मैं बैक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या कब पढ़ाया था हमने आपको, ये वाला पढ़ाया था ना। ये तो बढ़ तो रहा है 1 2 3 4, जब हमने लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए जब हमने अलग अलग स्लोप का कैलकुलेशन किया, तो ये तो क्या था, एमओसी का जो हमने कैलकुलेशन किया था, एमओसी बोलो या स्लोप बोलो एक ही बात है। तो 1 2 3 4 इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये इंक्रीज कर रहा है स्लोप, ये ढलान बढ़ रहा है हर एक पॉइंट पे, इसीलिए हमारा ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है। इस बात को हमने पहले बताया था, अब फिर से वही पॉइंट आ गया। देखिए हम इस पॉइंट पर थे, इसको फिर से और देखते हैं इसमें हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका एक ही आंसर है कि कॉनकेव क्यों होता है, एक कारण इंक्रीजिंग एमओसी या इंक्रीजिंग एमआरटी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि इंक्रीजिंग एमओसी का क्या मतलब है जी, फिर से बता रहे हैं हम लोग। अब इसको पहले तो हमने आपको मैथमेटिकली शेड्यूल पे करके बताया था, है ना, टेबल में। अब हम आपको इसका थ्योरेटिकली बता रहे हैं क्या, नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स।
आपको बताया था ना कि एक खेत में अगर आपके पास दो ऑप्शन है, राइस और वीट का, तो आप ऐसा नहीं है कि राइस भी 100 kg हो जाएगा और वीट भी 100 kg हो जाएगा, नहीं, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग रहेगी। अगर आप केवल राइस ग्रो करेंगे या आप केवल वीट ग्रो करेंगे तो दोनों की क्वांटिटी अलग अलग आएगी, जो मैक्सिमम क्वांटिटी होगी। तो ये एक कारण है कि ये हमारा एमओसी हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड पर रहता है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम गुड वाई टू गुड एक्स, द एग्जिस्टिंग स्पेशलाइजेशन इन गुड वाई गेट्स डिस्टर्ब्ड। देखो, कोई आदमी अभी तक मान लीजिए पूरे खेत में, पूरे फील्ड में, फार्म में वो वीट ही ग्रो कर रहा था, तो वो वीट ग्रो करने में अब स्पेशलाइज हो चुका है। अब आप उससे कहोगे ना कि यार 10 किलो राइस भी करना है, तो अब क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स को, अपनी स्पेशलाइजेशन को, वीट वाले स्पेशलाइजेशन को थोड़ा सा वहां से हटा करके राइस पे लगाएगा, तो राइस को ग्रो करेगा वो। अब उससे कहें हम लोग ने यार 10 kg राइस और ग्रो करना है, अब वो क्या करेगा, थोड़ा और करेगा जी, वहां से वीट का थोड़ा लॉस करेगा, वीट पे ध्यान कम लगाएगा और राइस पे ध्यान बढ़ाएगा। हम कहेंगे नहीं, 10 किलो राइस अब और ज़्यादा चाहिए, अब वो वीट को और कम करेगा, उस पर अपने स्पेशलाइजेशन को और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा और राइस में काम करने की कोशिश करेगा। तो जो ये स्पेशलाइजेशन था ना उसका, जो उस फार्मर का वीट ग्रो करने का स्पेशलाइजेशन था, वो धीरे धीरे ज़्यादा ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इस बढ़ती हुई डिस्टर्बेंस की वजह से, मैं फिर से बोलता हूँ, इस बढ़ती हुई डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो हमारा कर्व है ये कॉनकेव बनता है ना, हमारा एमओसी इंक्रीज होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता है। तो ये इसका एक और कारण है। आप इस एग्जाम्पल को एग्जाम्स में मत लिख के आना, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, आप मूवी देख रहे हैं, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, डोरबेल बजी, आपने देखा कौन आया, तब गए और आप वहाँ पे अटेंड करके वापस आए, तो आपको जो डिस्टरबेंस हुई थोड़ी ही होगी, है ना। आप मूवी देखते आपने पॉज किया, आप गए, बात किया, वापस आ गए, फिर से मूवी को रिज्यूम किया, आपने देखना शुरू किया, फिर डोरबेल बजी एक बार, फिर से आप फिर गए, फिर से वहाँ बात करी और फिर आए, फिर आपने रिज्यूम किया, फिर से देखना शुरू किया, फिर से डोरबेल बजी। तो जितनी बार डोरबेल बजेगी उतनी बार आपका जो एंजॉयमेंट था मूवी देखने का, एंटरटेनमेंट था, वो कम होता चला जाएगा। और अगर बेल 10 बार बज गई तो आप बोलोगे छोड़ो मूवी का, मुझे मूवी तो में इंटरेस्ट नहीं रहा, बेकार है, तब देखना, ऐसा कहोगे ना गुस्से में आकर के। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको एग्जाम्स वगैरह में नहीं लिख के आना, पर समझा रहा हूँ मैं आपको कि जैसे जैसे आप किसी एक एग्जिस्टिंग, जहाँ पर आप ऑलरेडी फिक्स हैं, जहाँ पे आप ऑलरेडी चल रहे हैं, आप उससे दूसरे ऑप्शन में मूव जितना ज़्यादा करेंगे तो पहले वाले ऑप्शन का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे हम लोग टेक्निकल भाषा में लिख रहे हैं। तो आई होप कि ये वाला जो एग्जाम्पल था थोड़ा अलग सा था, लेकिन आपको समझ आने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 इज, एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, दिस डिस्टर्बेंस आल्सो इंक्रीज। वही बात हमने लिखी हुई है कि जैसे जैसे आप गुड एक्स की, यानी कि राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे ना, वैसे वैसे आपकी जो गुड वाई यानी कि वीट की जो आपकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो डिस्टर्ब होगी, ज़्यादा डिस्टर्ब होगी हर बार। तो उस बढ़ती हुई डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये हमारा पीपीसी कॉनकेव बनता है, यानी कि हमारा एमओसी जो है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ पेपर फ्लावर्स एंड फ्रूट सलाद। वही जो मूवी वाला मैंने एग्जांपल दिया उसी के जैसा एग्जांपल है, आप इसको भी सुन लीजिए, आपको अच्छा लगे तो। मान लीजिए आप 1 घंटे में 50 पेपर फ्लावर बना सकते हैं, पेपर क्राफ्टिंग को यूज करके आप 50 1 घंटे में फ्लावर बना सकते हैं। और आप 20 कप्स बना सकते हैं फ्रूट सलाद 1 घंटे में, अगर आप केवल फ्रूट सलाद ही बनाए तो। एक तरफ आपके पास 1 घंटे का टाइम है, या तो आप फ्लावर्स बनाएंगे 50, या आप 20 कप्स फ्रूट सलाद बनाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए फ्लावर्स को चूज किया, अब आप फ्लावर्स बनाने में लग गए आप, है ना, आपसे कहा जाए कि यार 50 फ्लावर्स तो आप बना रहे हो, एक काम करो जरा 1 कप फ्रूट सलाद बना देना हमारे लिए। तो आपको जो लॉस होगा ना नंबर ऑफ फ्लावर्स का, वो थोड़ा सा होगा। आप क्या करोगे, फटाफट से जाकर के 1 कप बना दोगे और आप वापस आकर के अपने फ्लावर्स के काम में लग जाओगे। तो आपका जो लॉस ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर्स हुआ वो काफ़ी कम होगा। आपसे फिर कहा जाए कि नहीं यार 1 कप और चाहिए फ्रूट सलाद, तो आप फिर जाओगे उसको बनाने के लिए, और आप फिर आके फिर अपने काम में लोगे, फ्लावर्स के काम में। तो आप देखोगे कि जो पहले वाला कप का जो लॉस हुआ था ना फ्लावर्स में, वो तो मान लीजिए था 1 फ्लावर का,
अब जो दूसरे कप के लिए बनाने बैठे तो उतने टाइम में आप आए तो आपको लगा कि यार 3 फ्लावर और बना लेता मैं, अगर ये फ्रूट सलाद नहीं बनाना पड़ता मेरे को तो। और आपसे कहा जाए कि तीसरा फ्रूट सलाद बनाओ, फोर्थ बनाओ, फिफ्थ बनाओ, तो आप कहोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लावर्स का गिरता चला जाएगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल से भी आप याद कर सकते हो कि ये ऐसा क्यों होता है कि हमारा ये इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो ये बात, ये एग्जाम्पल और जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप इनको लिंक करोगे, इस वाले स्लाइड को आप दोबारा से देखोगे वीडियो को बैक करके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इट इज बिकॉज इंक्रीजिंग एमओसी एमआरटी द पीपीसी बिकम्स ऑफ कॉनकेव शेप। वही बात है कि केवल हमारा एमओसी इंक्रीज कर रहा था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा था, केवल इस वजह से हमारा पीपीसी कॉनकेव बनता है। अब इंक्रीजिंग क्यों है एमओसी, इसका कारण हमने इन 4 बातों में बता दिया। आपको 1 या 2 मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। 2 एग्जांपल तो मैंने आपको वैसे दे दिए हंसी खेल वाले, और एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ना जो लिखा हुआ है वीट और राइस के बारे में, आपको उसके बारे में था, ये फर्स्ट पॉइंट में था ना वीट और राइस के बारे में, तो आपको ये वाला 3 एग्जाम्पल आपको मिल गए। अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। कैन पीपीसी बी ऑफ अदर शेप्स टू। पीपीसी हमने अभी तक समझा कि केवल कॉनकेव होता है जी, तो क्या वास्तव में पीपीसी कॉन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है क्या? क्वेश्चन आता है ये वाला एग्जाम्स में। आंसर देखते हैं इसका। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता जी, पीपीसी हमेशा कॉनकेव ही रहेगा, लेकिन थ्योरेटिकली यस बन सकता है, थ्योरी में बन सकता है ना। आप जो वो हमने जो टेबल बनाई थी ना, जो पीपीसी का शेड्यूल बनाया था जिसमें हमने प्रूव किया था कि हर 10 किलो राइस बढ़ाने पे जो नंबर ऑफ लॉस ऑफ वीट क्वांटिटी हमारे को हो रहा था वो बढ़ रहा था, आप उसमें चेंजेस कर दो तो वो स्ट्रेट बन जाएगा, और चेंजेस कर दो तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। इस तरह से तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए यदि हमको पीपीसी हमको ऐसा बनाया बनाया मिले कि स्ट्रेट लाइन है, तो क्या उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन एमआरटी और एमओसी बिकम्स कांस्टेंट। उस वाले पीपीसी शेड्यूल में जो हमने पढ़ा था उसमें बढ़ रहा था ना, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा था। अगर वो हर जगह 1 1 1 1 ऐसा आए, तो अगर आप उसी डेटा को ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, डायग्राम पे ड्रॉ करोगे, तो पीपीसी आपका इस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसमें कर्व, उसमें ऐसा टर्न नहीं होगा या ऐसे वाला टर्न नहीं होगा, वो स्ट्रेट बनेगा बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं। अगर हमारा एमआरटी या एमओसी डिक्रीजिंग है तो कैसा बनेगा? तो बनेगा जी कॉन्वेक्स, है ना। उसी डेटा में आप जो, उसी मैं शेड्यूल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 1 2 3 4 आया था, उसी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें अगर हम डेटा को और चेंज कर दें, हो सकता है वो 4 3 2 1 आ जाए, 1 2 3 4 की जगह 4 3 2 1 आ जाए, यानी कि डिक्रीजिंग आ जाए। तो अगर उस डेटा को हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो कॉन्वेक्स बनेगा, इसके जैसा, ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे खींची हुई है। करेक्ट। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, देखो आपको याद रहेगा ताकि, ठीक है। एम ओ सी या एम आर टी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शेप, ठीक है जी। अगर हमारा एम ओ सी है इंक्रीजिंग, ये मैंने आपको एक ऐसे ना टेबल बना दी, इंक्रीजिंग, अगर आपका इंक्रीजिंग है तो आपका जो पीपीसी बनेगा वो हमेशा इस शेप का बनेगा। अगर आपका जो एमओसी है वो डिक्रीजिंग है तो आपका पीपीसी इस शेप का बनेगा। और अगर आपका एमओसी कांस्टेंट है तो उस केस में आपका जो पीपीसी बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। ठीक है। तो ये आपको ना समझने में, अब याद रखने में हेल्प होगी। जो ज़्यादातर आपका इस वाले चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो ये वाला किया गया है, ये वाला। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये जो डिक्रीजिंग और कांस्टेंट वाला था केवल इसी स्लाइड पे है और पूरे चैप्टर में कहीं नहीं है इसके जिक्र। तो आपको ज़्यादातर जो गौर करना है, याद करना है, जिस पे ध्यान देना है, वो आपकी ये वाली शेप है, ये वाली। आगे बढ़ते हैं। कैन पीपीसी चेंज इट्स पोजीशन। क्या पीपीसी अपना पोजीशन चेंज भी कर सकता है? देखते हैं क्या कहना चाहते हैं हम लोग। यस, हाँ कर सकता है।
पीपीसी या पीपीएफ कैन चेंज इट्स पोजीशन ओनली व्हेन द बेसिक अजम्पशंस ऑफ इट चेंज। जो हमने वो 5 एजम्पशंस की थी ना कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूज होने चाहिए, इस तरह के वगैरह वगैरह जो 5 हमने एजम्पशन पहले डिस्कस किए थे, अगर उनमें चेंज हो जाए तो फिर पीपीसी अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। जो कर्व बना रहे हैं कॉनकेव वाला, कॉनकेव जो कर्व बना रहे हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। कैसे देखते हैं। 3 तरह से होता है चेंज। एक तो होता है शिफ्ट, शिफ्ट इन पीपीएफ। दूसरा रोटेशन इन पीपीएफ, समझते हैं, अभी केवल नाम पढ़ लेते हैं। थर्ड क्या है, मूवमेंट अलोंग द पीपीएफ। 3 तरह से है, शिफ्ट है, रोटेशन है और मूवमेंट अलोंग है। क्या क्या होते हैं इनको देखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, शिफ्ट इन पीपीएफ। 2 तरह के शिफ्ट पॉसिबल हैं। पहला जी, आप देखो जी क्या हो गया ये। पहले तो था पीपीएफ हमारा पीपी, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, इधर जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, और यहाँ पे भी पी लिखा हुआ है। तो when I am saying PP, that means I am asking about this line। यहाँ पे ये लाइन है ना, ये फर्स्ट वाली लाइन है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो PP इज हमारा इनिशियल पीपीसी, और P1 यहाँ पे P1 है, ये P1 है, ये हमारा बाद वाला पीपीसी। तो ऐसा कैसे हो गया कि हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर था वो शिफ्ट हो गया ऐसे राइट साइड में। देखो ना यहाँ पे आ रहा है राइट वर्ड, यानी कि मेरा, आप कर्सर को फॉलो कीजिए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, पूरा पीपीसी उठ करके मूव हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंक्रीजेस या शिफ्ट्स राइटवर्ड फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स व्हेन। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इस वाले डायग्राम में यहाँ पे हमने ना ये चीज़ों को चेंज कर दिया। अब कब तक व्हीट और राइस पढ़ोगे आप, कुछ चेंज भी होना चाहिए, तो हमने चेंज भी कर दिया। यहाँ पे शर्ट्स की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हैं पढ़ रहे हैं शूज़ की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने कहा कि पूरा जो पीपीसी था, ये शूज़ का और शर्ट्स का, ये शिफ्ट होकर के फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। इसको हम फॉरवर्ड भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में ना, राइट वर्ड को हम लोग फॉरवर्ड भी बोलते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट। आप कहोगे सर ये टीएल क्या है, यहाँ पे ये टीएल क्यों लिख दिया आपने यहाँ पे। टीएल का मतलब क्या है, टीएल का मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, जो कि पीपीसी का ही सिनोनिम है, उसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है कि हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाए राइट को, कैसे। न्यू रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड, कुछ हमारे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में नए रिसोर्सेज हमको मिल गए, यानी कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ गया, तो पीपीसी आगे बढ़ जाएगा, है ना, हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। सेकंड पॉइंट पे क्या है, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़, यानी कि कैपिटल, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो थर्ड वाला क्या था वो कैपिटल। और कैपिटल बढ़ जाए तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो पीपीसी भी आगे की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड, लेबर फोर्स इंक्रीज, जब जो हमारी कंट्री में लेबर फोर्स अवेलेबल है अगर वो बढ़ जाए तो भी पीपीसी हमारा राइट साइड की तरफ बढ़ जाएगा। आप कहोगे सर लेबर फोर्स कैसे बढ़ जाएगी, तो लेबर फोर्स ऐसे बढ़ जाएगी जैसे कि आप देखते हो ना, इंडिया के बहुत सारे लोग, एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया के बहुत सारे इंजीनियर्स, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंडिया छोड़ के यूएस चले जाते हैं और वहाँ की कंपनीज में काम करते हैं। दैट मीन्स जो यूएस का प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी था वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास लेबर फोर्स बढ़ गई, दूसरे कंट्रीज से उठ करके उसके पास आ गई, तो उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम प्रोडक्शन करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, इसलिए उसका पीपीसी फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, काम करने का जो मेथड है, टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, वो अच्छे हो जाएं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मैक्सिमम प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, इसलिए हमारा पीपीसी राइट को शिफ्ट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, स्किल डेवलपमेंट। आप क्या कीजिए, सारी लेबर को ट्रेनिंग दे दीजिए, जितने वर्कर्स हैं, स्टाफर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनकी डेवलपमेंट कीजिए, तो फिर वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा काम करके दिखाएंगे, तो इस वजह से भी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है, इसलिए हमारा पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा राइट वर्ड शिफ्ट। और देखते हैं, हमने बताया था ना 2 टाइप है, तो दूसरा टाइप ये वाला है। अब ये हो गया लेफ्ट वर्ड, इसको हम इकोनॉमिक्स में लेफ्ट वर्ड के अलावा बैकवर्ड भी बोलते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट। और टीएल का मतलब वही है जो मैंने बताया था आपको। क्या बताया था, भूल गए, मैंने टीएल का आपको फुल फॉर्म क्या बताया था, वही तो बताया था, जो कि पीपीसी का ही सिनोनिम है, याद आया, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ये लेफ्ट हो गया जी, ये कम हो गया, पहले तो बढ़ रहा था, अब ये कम हो गया, पीपीसी जो है बैक की तरफ आ गया, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ऐसे कैसे होता है? तीन कारण है। क्या? कोई नेशनल या इंटरनेशनल पेंडेमिक हो जाए, कोई आफत आ जाए, आपदा हो जाए, जैसे कि कोविड 19 आया था ना, तो कोविड 19 में क्या हुआ था, सारी फैक्ट्रियां बंद, ये सब बंद, लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा नहीं सकते, इस तरह से। तो उस केस में भी कंट्री का जो प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी था वो कम हो जाता है। दूसरे केस में नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक आ गया जी, बाढ़ आ गई बहुत सारी, फैक्ट्रियां डूब गई वगैरह वगैरह, ऐसे वाले केसेस ना वहाँ बहुत होते हैं जापान में। वहाँ पे अर्थक्वेक आता है ओशन के अंदर, वहाँ से बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, और वहाँ से फिर वेव्स क्या होता है, जापान के लैंड में एंटर कर जाती है, और काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हर 5 साल में 10 साल में ऐसा होता रहता है। तो अगर ऐसा हो गया तो कुछ समय के लिए उनका पीपीसी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। थर्ड, माइग्रेशन। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चले गए यूएस में, तो यूएस का तो पीपीसी फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, और इंडिया का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो लोग थे जो पहले इंडिया में काम कर रहे थे, अब वो अमेरिका चले गए, और इंडिया में लोगों की कमी होगी, तो जो इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से हमारा पीपीसी या टीएल या पीपीएफ जो भी आपका हो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? नहीं हुआ, एक बार थोड़ा थोड़ा सा बैक कीजिए, स्लाइड को फिर से सुनिए, और फिर आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोटेशन, पहला था शिफ्ट, दूसरा था रोटेशन, और तीसरा था मूवमेंट अलाउंग। हम बात करें चेंज इन द पोजीशन ऑफ पीपीसी की, तो तीन बातें थी ना। पहला क्या था? शिफ्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या था? रोटेशन जो आप करेंगे। और थर्ड क्या होगा अभी इसके बाद? वो होगा मूवमेंट अराउंड द पीपीसी। तो अभी रोटेशन का नंबर है, रोटेशन डिस्कस करते हैं। सेकेंड इज रोटेशन इन पीपीबी। अब आपको भी सर बी क्यों लिखा है यहाँ पे? आप तो पीपीसी बोल रहे थे, पीपीएफ बोल रहे थे, ये बी कहाँ से आ गया? ये भी सिनोनिम है। क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, है ना? आपको याद आ गया, पहले पहले बताया था स्टार्टिंग में, तो करेक्ट। तो रोटेशन एंड पीपी क्या होता है? 4 टाइप्स होते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। दिस कुड बी ड्यू टू फेवरेबल और एडवर्स चेंज इन द टेक्नोलॉजी और इन द रिसोर्सेज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड ऑन एक्स एक्सिस। देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अभी मान लीजिए हमारा पीपीसी ये वाला है, जहां पर मैंने ये रेड कलर का छोटा सा पॉइंट बनाया है, ठीक है? माउस मेरा यहाँ पर है, ठीक है? आप माउस को फॉलो कीजिए। अभी यहाँ पर है, क्या हुआ, मैं दो तरह के गुड्स बना रहा था, प्लास्टिक और पेपर। हाँ, क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी ऑफ पेपर प्रोड्यूस्ड। मैं ही बार बार एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ आपको ये बताने के लिए, एग्जाम में या आपके सिलेबस ऐसा नहीं है हर बार व्हीट और राइस ही चलता रहेगा, कुछ भी डाल सकता है वो, ब्रेड बटर, ब्रेड गन, बटर गन, कुछ भी डाल सकता है। ऐसे हमने बदल दिया यहाँ पे प्लास्टिक और पेपर। तो अभी हम यहाँ पर हैं, क्या हुआ कि जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी थी या रिसोर्सेज थी वो बढ़ गए, है ना? तो क्या होगा? तो प्लास्टिक की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी यहाँ से, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, प्लास्टिक प्रोडक्शन करने की हमारी कैपेसिटी यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगी, पी से P2 हो जाएगी, पी से P2 हो जाएगी। और जबकि वो जो चेंज हुआ था टेक्नोलॉजी में या रिसोर्सेज में केवल प्लास्टिक में होता है, पेपर में नहीं हुआ था। तो पेपर का वहीं रहेगा जहाँ पहले था। तो इसको जहाँ जब ऐसा हो कि एक पॉइंट तो चेंज हो नहीं रहा और दूसरे पॉइंट पे चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट स्लाइड पे देखिए, जहां पर दोनों एक्सिस पे चेंज हो रहा हो वो तो कहलाता है शिफ्ट, और जहां पे केवल एक ही एक्सिस पे चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, सिंगल एक्सिस पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पर हो रहा है, तो वो कहलाता है रोटेशन। तो अगर बढ़ रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी तो हो गया रोटेशन टू राइट। इसको हम देखो, मैं आपको ना लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको हम नंबर देते हैं 1, इसको देते हैं 2। पहले हम 1 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, प्रोडक्शन का मेथड बढ़ गया, किसका? केवल प्लास्टिक का, पेपर का नहीं, तो हमारा जो रिसोर्स है, जो हमारा पीपीसी है, वो रोटेट करेगा। वो इस सेंटर वाली लाइन से इस साइड वाली लाइन तक आ जाएगा जहां मेरा माउस का कर्सर चल रहा है। फॉलो कीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। वो एग्जिस्टिंग पीपीसी से न्यू पीपीसी पे आ जाएगा यहाँ पर 1, है ना? तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन टू राइट। मैं यहाँ साइड में लिखता चलता हूँ, ये हो गया जी रोटेशन टू राइट ऑन एक्स।
है ना, वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है इसलिए। दूसरा, अगर प्लास्टिक का ही बात करें और हमारा टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज कम हो जाएं तो हमारा प्लास्टिक का जो पीपीसी है वो घट जाएगा, और जबकि पेपर का वहीं रहेगा। तो क्या होगा, तो ऐसे होगा, देखो हमने 2 लिखा ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारा P से P1 पर मूव कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं, नंबर 2 को हम बोलते हैं रोटेशन टू लेफ्ट ऑन वाई। इसको हम रोटेशन टू लेफ्ट ऑन वाई बोलते हैं। करेक्ट। आगे देखते हैं, अगर ऐसा हो कि अपोजिट हो, प्लास्टिक में कोई चेंज नहीं आया, सारा चेंजेस पेपर में आए, पेपर की प्रोडक्शन में आए, तो अलग हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए पेपर की टेक्नोलॉजी या पेपर का जो रिसोर्सेज है उनमें इंक्रीज होता है, और उस वजह से हमारा पेपर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो पीपीसी हमारा इस सेंट्रल लाइन से, इस वाली सेंट्रल लाइन से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा P1 की तरफ। इसको हम बोलेंगे, ये भी क्या है, राइट शिफ्ट है, राइट की तरफ शिफ्ट नहीं, सॉरी, रोटेशन टू राइट है। इसको हम नंबर देते हैं, मान लीजिए 3, इस तरह से। तो इसको हम नंबर देते हैं 3 नंबर, इस तरह से। करेक्ट। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 नंबर पे क्या, रोटेशन टू राइट ऑन वाई। थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ, जो पॉइंट नंबर 2 में हमने यहाँ पे लिखा था ना, रोटेशन टू लेफ्ट ऑन वाई, ये वाई नहीं है, ये एक्स ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे से आप मान लीजिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसको। ये जो पॉइंट था हमारा, पॉइंट नंबर 2 में रोटेशन टू लेफ्ट ऑन एक्स ही है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये एक्स ही है। अब यहाँ पे हमने 3 वाला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब लास्ट 4th वाला कर लेते हैं एक बार। अगर ऐसा हुआ कि पेपर की जो रिसोर्सेज है या टेक्नोलॉजी है उसमें ड्रॉप आ गया, उसमें कमी आ गई, तो फिर हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है उसका कम हो जाएगा, रोटेट करेगा ये हमारा लेफ्ट की तरफ। इसको हम नंबर देते हैं यहाँ पर ऐसे करके 4। देखिए ये हमने नंबर डाला 4, और हमने यहाँ पे लिखा 4 में क्या, रोटेशन टू लेफ्ट ऑन वाई। इस तरह से ये 4 चीज़ें हमारी कंप्लीट हुई। रोटेशन, आप कहेंगे सर यहाँ पे डायग्राम तो 2 हैं, लेकिन आपने लिखा हुआ है 4 टाइप्स ऑफ रोटेशन, ये क्या चक्कर है। तो बेसिकली शॉर्ट में करने के लिए हमने एक ही डायग्राम में 2 चीज़ें दिखा दी। ये क्या है, 1 नंबर क्या है, रोटेशन टू राइट ऑन एक्स एक्सिस। नंबर 2 क्या है, रोटेशन टू लेफ्ट ऑन एक्स एक्सिस। नंबर 3 क्या है, रोटेशन टू राइट ऑन वाई एक्सिस। और नंबर 4 क्या है, रोटेशन टू लेफ्ट ऑन वाई एक्सिस। इस तरह से 4 चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, शिफ्ट इन पीपीसी एंड रोटेशन इन पीपीसी। लास्ट पॉइंट है मूवमेंट अलोंग द पीपीसी। इसमें केवल एक ही टाइप है, चलो कुछ तो थोड़ा भी है, एक ही टाइप में पढ़ने के लिए कम है ना। क्या कह रहा है देखिए, पीपीसी डज नॉट चेंज इट्स प्लेस हेयर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पीपीसी डज नॉट चेंज इट्स प्लेस हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ना पीपीसी अपना प्लेस को चेंज नहीं कर रहा, ना शिफ्ट हो रहा है ना रोटेट कर रहा है, केवल एक ही पीपीसी पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है ना, ए से बी पर या बी से ए पर, आइदर वे। तो इसका क्या मतलब डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। इट मीन्स प्रोडक्शन वॉज ऑलरेडी हैपनिंग एट फुल कैपेसिटी। हाँ, तो ऑलरेडी जब हम पीपीसी पर हैं, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे हैं, तो ऑलरेडी हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, है ना, उसमें कहने की बात नहीं है। हाउएवर नाउ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी और बोथ हैव शिफ्टेड फ्रॉम ब्रास टू कॉपर। देखो यहाँ पे ब्रास है वाई एक्सिस पे और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कॉपर है। अगर ऐसे हो कि रिसोर्सेज को हमने ब्रास से हटा करके कॉपर पे लगा दिया, तो क्या होगा कि ब्रास की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्या कह रहा है, रिजल्टेंटली remaining at the same PPC, the combination of brass and copper has moved from A to point B. It means brass production has now reduced where copper's production has increased. समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको ना यहाँ पे करने के लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आए।
मान लीजिए अभी हम इस वाले पॉइंट पर हैं, इस वाले पॉइंट पर अभी हम जो बना रहे हैं ब्रास की क्वांटिटी इतनी बना रहे हैं बी, और हम कॉपर की क्वांटिटी इतनी बना रहे हैं सी। अब हमने क्या डिसाइड किया कि कुछ रिसोर्सेज को, कुछ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वगैरह को ब्रास से हटा करके कॉपर पे लगा दो जी, कॉपर की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। तो हमने क्या किया, हमने इसके रिसोर्सेज को कम किया और इसके रिसोर्स को बढ़ाया। तो रिजल्ट क्या आया देखिए, तो आया बी, यानी कि हम ए से बी पर मूव हो गए। हमने ब्रास का जो रिसोर्सेज थे वो हटा करके, ब्रास से हटा करके उसको कॉपर पे लगा दिया। तो ब्रास का प्रोडक्शन बी से कम होकर के B1 हो गया, ठीक है। और कॉपर का प्रोडक्शन सी से बढ़ करके C1 हो गया, इस तरह से। तो ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। पीपीसी ने, यानी कि ब्लू कलर की जो लाइन है यहाँ पे पीपीसी है, इसने अपना प्लेस चेंज नहीं किया, ना ये शिफ्ट हुई और ना ही ये रोटेट, इसने रोटेट किया। इसने अपने ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव किया। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द पीपीसी। तो ये टॉपिक था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ाया है ये वाला, और आप इसको ना एक के बजाय अगर 2 बार इसको देख लें तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाए। वीडियो लेंदी हो सकती है मानता हूँ मैं, थोड़ा फास्ट मोड में करके देखिए, 1.5 पे 1.25 पे जैसा आपका सूट करे। इस वीडियो को अगर आप एक बार फिर से देख लेंगे ना तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। वरना ये टॉपिक ना कई बार तंग करता है स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगता है इस टॉपिक पे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और आपका बड़ा बेनिफिट होगा इस पे। जो चीज़ आपको मेरे समझ में एक बार में ना आए, आप उसको थोड़ा बैक करके फिर से देख लीजिए। कई सारे तरीके हैं करने के ना। तो ये था हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, उसका लास्ट टॉपिक 1.7 जिसका नाम था पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब इसके बाद हम इसका एग्ज़ाम सीरीज़ यहाँ पे इसका रिलीज़ है। हमने इस एग्ज़ाम सीरीज़ में इजी क्वेश्चन नहीं डाले हैं, इजी तो आप कर लोगे आराम से। जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिस पे आप कंफ्यूज होने के चांस हो सकते हैं, हमने वो क्वेश्चंस डाले हैं। तो आप उनको एक बार ध्यान से देखेंगे ना तो आपको मतलब एकदम से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अपनी लर्निंग में। हाँ, इस वाले टॉपिक के बाद हम मूव करेंगे अब टॉपिक नंबर 2.1 जो अगला चैप्टर का है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बारे में है, उस पर मूव करेंगे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक प्रेस कीजिए, वहाँ से आपको ये ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। इस चैप्टर की या किसी भी और चैप्टर की जो आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे, आप उसकी फ़ोटो खींच करके डाल दीजिए और साथ में अपना डाउट लिख दीजिए, हम आपको उसका आंसर करेंगे। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक हमारा बड़ा टॉपिक था चैप्टर 1 का, टॉपिक 1.7 खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट और लाइक बटन का यूज़ कीजिए आपको ठीक लगता है तो। और इसी के साथ बाय बाय, हम फिर मिलेंगे आपके साथ नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।